हेलो रिबन, स्वागत आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 27, जिसमें बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी मॉडर्न हिस्ट्री का आप यहां से पहला टॉपिक देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि पुर्तगालियों के भारत आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए फिर एक एक करके देखते हैं क्या सही निकलता है। पहला पॉइंट कह रहा है कि वास्को डी गामा 1498 में अब्दुल मजीद नामक गुजराती मार्गदर्शक की सहायता से कालीकट पहुंचा था। तो यहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल मतलब पहला पॉइंट में तीन जो चीजें दी गई हैं 1498, 17 मई 1498 की बात है, और यहाँ पर जो ये अब्दुल मजीद नामक गुजराती मार्गदर्शक है ये भी करेक्ट है, और कालीकट पहुंचे थे, ये तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट है। राइट। अच्छा, सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन 1530 में स्थापित की थी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला जो व्यापारिक केंद्र है, जो फैक्ट्री है, 1503 में कोची में स्थापित की थी, बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद अगर पूछा है तो सेकेंड जो है 1505 में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री लगाई गई थी। तो ये आपको याद रखिएगा, 1505 में सेकेंड कुन्नूर में। ये सब कुछ आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगा, तो ज्यादा हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने कार्टेज अल्मेडा पद्धति की शुरुआत की। अब ये देखिए, कार्टेज अल्मेडा क्या है, अल्मेडा जो है वो क्या था, तो समुद्री मार्ग पर नियंत्रण के लिए परमिट प्रणाली थी की शुरुआत मुख्य रूप से पुर्तगाली नियंत्रण को मजबूत करने के लिए की गई थी, लेकिन इसको फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बजाय मुख्य रूप से पुर्तगाली औपनिवेशिक प्रशासन के विस्तार के दौरान विकसित किया गया था। अल्मेडा ने जो कि एक पॉलिसी स्टार्ट की थी जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। तो यहाँ पर ये चीज जो कि गलत होगा, तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड करेक्ट था, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल आता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने अपनाई थी, तो जस्ट हमने भी बात किया, ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति का जो विस्तार है वो किया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। 1505 में भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया गया था और इस नीति को प्रतिपादित इन्होंने किया था। और इस नीति का मुख्य उद्देश्य था कि हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना को सबसे शक्तिशाली बनाना और समुद्री व्यापारिक मार्गों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। तो राइट आंसर ए हो जाता है। भारत में डच उपस्थिति के बारे में असत्य कथन हमें देखना है। तो पहला पॉइंट क्या बनता है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि डच संसद द्वारा पारित चार्टर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध करने और संधियां करने का अधिकार दिया। यहाँ पर यह पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि 1602 में डच संसद द्वारा पारित एक चार्टर के माध्यम से यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई और इस कंपनी को युद्ध करने, संधियां करने, किले बनाने और क्षेत्र जीतने के व्यापक अधिकार दिए गए थे। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड क्या आता है कि डचों ने मुख्य रूप से भारत से मसालों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जहां पुर्तगाली मसालों पर केंद्रित थे, वहीं डचों ने भारत में भारतीय कपड़ों यानी सूती वस्त्रों की निर्यातों की प्राथमिकता दी। तो मसालों पर यह बात गलत होगा, क्योंकि मसालों पर पुर्तगालियों का ध्यान केंद्रित था, जबकि डचों का भारतीय कपड़ों सूती वस्त्रों पर ध्यान था। तो सेकेंड पॉइंट गलत हो जाता है। तीसरा आता है कि 1759 के वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से पराजित किया। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। वेदरा का युद्ध पूछा जाता है कब होता है, 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था, और इस युद्ध में अंग्रेजों की जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, इनके नेतृत्व में डचों को निर्णायक रूप से पराजित किया, जिससे भारत में डच शक्ति और उनकी व्यापारिक महत्वाकांक्षाएं जो थी वो लगभग समाप्त हो जाती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली फैक्ट्री जो थी डचों ने कब स्थापित की थी, तो 1605 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने स्थापित किया था, ये आप याद रखेंगे। चलो, तो कह सकते हैं यहाँ पर हमें बताना था कि असत्य कथन क्या है, तो असत्य में केवल हम दो देखेंगे जो कि असत्य था, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में डच की पहली बस्ती थी, अभी जस्ट हमने बात किया यही बात कि पहली जो बस्ती थी 1605 ईस्वी में इन्होंने स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, 1610 की बात करें तो 1610 में याद रखिएगा
पुलिकट जो है मसूलीपट्टनम के बाद उन्होंने पुलिकट में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली थी। यहाँ उन्होंने स्वर्ण सिक्के पैगोडा ढाले थे और इसे लंबे समय तक अपना मुख्य केंद्र बना करके रखा था। और यहाँ पे जो सूरत देख रहे हैं इसके बारे में हम बात करें तो 1616 में पश्चिमी भारत में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। तो ये भी एक तरह से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। अंग्रेजों ने अपनी पहली जो स्थायी फैक्ट्री है 1613 में कहाँ स्थापित किया था? ये बात अंग्रेजों की है और सबसे पहले 1613 में सूरत में स्थापित किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया जा रहा है जिसमें कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस 1608 में हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा था। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि कैप्टन हॉकिंस 1608 में हेक्टर नामक जहाज के नेतृत्व करते हुए सूरत के तट पर पहुंचे और वो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में जाने वाले पहले अंग्रेज जो कि बनते हैं। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड आता है कि जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी फैक्ट्री बनाने की अनुमति देने के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा क्योंकि जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति देने के लिए शाही फरमान जारी किया था, न कि सुनहरा फरमान। ये ध्यान रखिएगा। गोल्डन फरमान माना जाता है जो है वो 1632 में गोलकुंडा के जो सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को जारी किया गया था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक था, ये पॉइंट याद रखेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो कि अगर हम असत्य देखेंगे, प्रश्न में तो सत्य पूछा जा रहा है तो ये गलत है। नेक्स्ट आता है कि सर थॉमस रो सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आए थे। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, यानी सर थॉमस रो 1615 में किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए थे और इनका मुख्य उद्देश्य था मुगल साम्राज्य के साथ एक व्यापारिक मतलब औपचारिक व्यापारिक जो संधि करना था। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट बन जाता है। अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग की स्थापना किया था? तो ऑप्शन सी होगा कोच्चिन में। डचों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित किया था। कितना में? 1610 में। ठीक है, 1610 में। 1605 में हमने देखा था मसूलीपट्टनम इनका पहला था। 1610 में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या बनता है उस पर नजर डालते हैं कि डचों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम में खोला था। तो ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं। 1605 में इन्होंने खोला था। क्लियर। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 में बीजापुर से जीता था। तो यहाँ पर यह पॉइंट भी करेक्ट है कि पुर्तगाली गवर्नर जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री कोच्चिन में लगाई थी। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा क्योंकि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री कोच्चिन में लगाई। ये गलत होगा, क्यों? अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। कोच्चिन में पहली फैक्ट्री 1503 में लगाई गई थी, अंग्रेजों से नहीं, मतलब ने लगाई थी, अंग्रेजों ने नहीं लगाई थी। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 में भारत आया था। ये भी सही है, मतलब पहले तो 1498 हमने देखा था, सेकेंड टाइम 1502 और लास्ट बार ऐसा माना जाता है तीसरी बार 1524 में वो आया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी जो कि गलत था। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है और हमें असत्य बताना है, तो ध्यान से देखेंगे। इसकी स्थापना 1664 में कुलबर्ट के द्वारा की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। सेकेंड कह रहा है कि फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनी मतलब अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 में स्थापित किया था। देखिए ये पॉइंट अगर हम बात करें कि फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है व्यापारिक फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापित किया था और इसका नेतृत्व फ्रेंकोइस कैरन, ठीक है, फ्रेंकोइस कैरन ने किया था। इसके बाद 1669 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री खोली। तो ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही हो जाता है। और तीसरा अगर नजर डालें तीसरा पॉइंट पर, यह एक पूर्णतः निजी स्वामित्व वाली कंपनी थी। ये गलत है क्योंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी नहीं थी, यह एक सरकारी यानी राज्य नियंत्रित कंपनी थी। इसका सारा खर्च फ्रांसीसी सरकार वहन करती थी और इस पर राजा का सीधा नियंत्रण था। तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। तो हमें असत्य बताना था, इसलिए केवल और केवल 3 को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि वेदरा का युद्ध 1759 में किनके बीच लड़ा गया था?
ये आप खुद कमेंट करके बताना, मैंने ऊपर में आपको बता दिया है। नेक्स्ट है कि ब्लू वाटर पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ब्लू वाटर पॉलिसी तो हमने देखा था, ये क्या था, चलो इसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि इसका उद्देश्य हिंद महासागर में पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित करना था, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो था ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति का प्राथमिक लक्ष्य यही था कि हिंद महासागर में पुर्तगाली वर्चस्व स्थापित करना था। तो पहला पॉइंट सही है। इसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा लागू किया गया था। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि इस नीति को अल्मेडा ने लागू किया था। प्रथम पुर्तगाली जो वायसराय थे, इनके द्वारा लागू किया गया था। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट है कि इसका मुख्य केंद्र थल सेना की तुलना में नौसेना शक्ति को बढ़ावा देना था। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि अल्मेडा का मानना था कि पुर्तगाल की जो शक्ति है उसकी नौसेना में ही निहित है। उनका तर्क था कि यदि पुर्तगाली समुद्र के स्वामी बन रहे हैं तो उन्हें जमीन पर बड़े साम्राज्य या फिर बहुत अधिक किलो की आवश्यकता नहीं होगी। राइट, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो भारत के सम्राट अकबर थे। ठीक है, अकबर थे। 1600 की बात है, 31 दिसंबर 1600, ये आपको याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन किया जा रहा था, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इतना को की गई थी 31 दिसंबर 16 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक चार्टर के द्वारा हुई थी, और उस वक्त भारत में अकबर का शासन था। तो ये याद रखिएगा। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया हुआ था? तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे 1608 में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो संयुक्त पूंजी कंपनी जो कि डच, भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी की शुरुआत सबसे पहले डचों ने की थी, ये ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल आता है कि डुप्ले की भारत में भूमिका के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि डुप्ले ने भारतीय राजाओं के आंतरिक विवादों में हस्तक्षेप करने की नीति शुरू की। देखिए, जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले वह पहला यूरोपीय था जिसने भारतीय राजाओं के आपसी झगड़े और उत्तराधिकार के विवादों जैसे हैदराबाद और कर्नाटक के मामलों में हस्तक्षेप करके राजनीतिक लाभ उठाने की रणनीति स्टार्ट की, यानी एक तरह से सही है। सेकेंड है कि उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय खर्च पर भारतीय दरबारों में नियुक्त कराया। ये पॉइंट भी करेक्ट है। डुप्ले ने ही सबसे पहले इस पद्धति की नींव रखी कि यूरोपीय सेना को भारतीय शासकों की सेवा में उनके खर्च पर तैनात किया जाए। बाद में इसी विचार को हम जानते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के रूप में व्यवस्थित किया था। तो ये भी करेक्ट है। तीसरा पॉइंट आता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का नेतृत्व मुख्य रूप से डुप्ले द्वारा किया गया था। जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि तृतीय कर्नाटक युद्ध 1700 कब होता है? 1756 से लेकर के 1763 तक। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में भी जानते हैं। इस समय डुप्ले भारत में नहीं था। डुप्ले को द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ही 1754 में वापस फ्रांस बुला लिया गया था। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने की थी। तो ये तीसरा पॉइंट गलत हो जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर असत्य को बताएंगे, तो केवल 3 असत्य, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो सिंपल सा प्रश्न है, हम सभी जानते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। अगला है कि पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन, ऑप्शन सी। ठीक है, पांडिचेरी की स्थापना हम जानते हैं कब हुआ था, ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसे याद रखिएगा 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने, जो कि इसकी स्थापना मतलब एक तरह से गांव प्राप्त किया था, और एक सूबेदार से जिनका नाम था शेर खान लोधी, उनसे छोटा गांव प्राप्त किया, जिसके बाद उसे पांडिचेरी के रूप में विकसित किया था। अगला सवाल बनता है यहाँ पर कि कर्नाटक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध एलासापल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। बिल्कुल सही है। 1746 से लेकर के 48 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो पांडिचेरी की संधि के द्वारा यह समाप्त होता है, और ये आपका 1749 से लेकर के 54 तक चलता है। राइट, और इसका कारण जो था वो हैदराबाद और कर्नाटक के स्थानीय उत्तराधिकारी का संघर्ष था। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी अलग अलग गुटों का समर्थन कर रहे थे। और अगर हम बात करें संधि, तो यह जो है 1754 का पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था।
तो ये थोड़ा सा याद रखिए, दोनों पॉइंट करेक्ट होगा। तीसरा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है 1756 से लेकर के 63 तक चला और यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में इसे जाना जाता है। 1763 में पेरिस की संधि के माध्यम से यह युद्ध समाप्त होता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन आता है कि वांडीवास का युद्ध 1760 किनके बीच लड़ा गया था। वांडीवास जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ये याद रखिएगा, फ्रेंच बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। यह युद्ध 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया था, 22 जनवरी 1760। ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला। और अगर देखा जाए तो यह एक तृतीय कर्नाटक युद्ध का ही एक हिस्सा माना जाता था, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ देखिए, इसमें नेतृत्वकर्ता के रूप में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे सर आयरकुट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे लाली, काउंट डी लाली। परिणाम क्या हुआ, इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया। और यहाँ पे जब बात किया जाए तो इस हार के बाद भारत में फ्रांसीसियों का साम्राज्य बनाने का सपना जो है वो लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया और अंग्रेजों के लिए पूरे भारत पर वर्चस्व स्थापित करने का मार्ग जो कि एक तरह से ओपन हो चुका था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये पॉइंट जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था, न कि 1499 में। तो ये पॉइंट यहाँ पर टोटली गलत होगा, 1510 होना चाहिए था। तो पहला पॉइंट ही गलत हो गया, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। बाकी विकल्पों की अगर हम बात करें, जैसे कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में जो कि स्थापित किया, तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट था। तीसरा अगर देखा जाए तो पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, तो ये याद रखेंगे, 1633 खास करके याद रखना है। लास्ट के डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने मुंबई किससे प्राप्त की थी, ये बताइए। अंग्रेजों ने मुंबई जो है वो पुर्तगालियों से प्राप्त किया, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो ये हमने ऊपर में देखा था, अल्मीडा, अल्मीडा ऑप्शन सी। अल्बुकर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चलिए देखते हैं, हमें बताना सत्य कथन क्या है। पहला पॉइंट है कि उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो कि माना जाता है, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सेकंड है कि उसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। उसने महिलाओं को भारतीय उसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए हतोत्साहित किया, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। क्यों? क्योंकि अल्बुकर्क ने ऐसा नहीं किया था, बल्कि इसका देखिए, अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए हतोत्साहित नहीं किया, बल्कि प्रोत्साहित किया था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक वर्ड का डिफरेंस है, ये याद रखिएगा, हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित किया था। इसका उद्देश्य था कि भारत में पुर्तगालियों की एक स्थायी बस्ती बसाना और पुर्तगाली समर्थकों की संख्या बढ़ाना था। तो यहाँ पर ये वर्ड थोड़ा सा गलत था। सही में अगर देखा जाए तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच है, ऑप्शन ए। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने आधार बनाया था। तो ये आधार बनाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन ए, पुर्तगालियों। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। तो सूरत में, ठीक है, सूरत में। नेक्स्ट आता है कि अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्रों के संदर्भ में असत्य कथन चुने। तो देखिए, असत्य कथन अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1639 में फ्रांसीसी डे ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया और फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था। तो ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, और ये याद रखिएगा कि यहीं पर अंग्रेजों ने अपनी प्रसिद्ध किलेबंद कारखाने फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया, जो दक्षिण भारत का उनका एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में माना जाता है। पहला करेक्ट। सेकेंड पॉइंट पे देखा जाए तो 1661 में बॉम्बे पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को दहेज में दिया गया था। तो 1661 में पुर्तगाली जो राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रुगेजा का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने बॉम्बे
जो मुंबई द्वीप को अंग्रेजों को दहेज के रूप में सौंप दिया था। बाद में चार्ल्स द्वितीय ने इसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो एक तरह से ये बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट आता है कि जॉर्ज चरनॉक ने 1690 में कलकत्ता की जगह सूरत को व्यापारिक केंद्र के रूप में चुना। ये पॉइंट गलत है। देखिए, जॉर्ज चरनॉक जो थे सूरत को नहीं बल्कि सुल्तानाती कलकत्ता को चुना था। मतलब कलकत्ता का एक पुराना रूप में जानते हैं सुल्तानाती, ठीक है, चुना था। और 1690 में उन्होंने सुल्तानाती यानी कोलिकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों को मिलाकर के आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी थी। यहीं पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। सूरत अंग्रेजों का बहुत पहले से 1613 में केंद्र था। जॉर्ज चरनॉक का संबंध बंगाल के विकास से था। तो एक तरह से ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। फर्स्ट और सेकंड सही है। तो हम असत्य की बात कर रहे थे, तो असत्य में केवल 3 असत्य। ऑप्शन ए को टिक कर सके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल आता है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, ऑप्शन सी। सेंट थॉमे का युद्ध किनसे संबंधित है? सेंट थॉमे का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1717 में फरमान के संदर्भ में असत्य कथन बताना। तो देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहला पॉइंट कह रहा है कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी, जो कि बिल्कुल सही है कि फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था और बंगाल में 3000 वार्षिक के भुगतान के बदले में उन्हें कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड आता है कि अंग्रेजों को अपने स्वयं के सिक्के ढालने का अधिकार दिया गया था। यह भी करेक्ट है कि इस फरमान के माध्यम से अंग्रेजों को यह विशेष अधिकार मिला कि बॉम्बे की टकसाल में ढाले गए सिक्के ढाले गए उनके सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में मान्य होंगे। ये भी करेक्ट थे। तीसरा बात करें तो इस फरमान को अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा नहीं कहा गया। ये वहां पर जो नहीं है ये थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि इतिहासकार ओम्स ने इस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। मैग्ना कार्टा का अर्थ हम जानते हैं कि ऐसा महान अधिकार पत्र जिसने भारत में अंग्रेजों की अधिकार व्यापारिक और राजनीतिक स्थिति को कानूनी रूप से बहुत मजबूत कर दिया था। तो यह पॉइंट थोड़ा सा के लिए यहाँ पर गलत है। तो अगर असत्य देखना है तो केवल 3 असत्य है। ऑप्शन ए। किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था? तो इनका नाम है अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क, ऑप्शन बी। सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो ये 1615 में भारत आया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखा? लॉर्ड मैकाले, हम सभी जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल नेक्स्ट है कि डेनिश कंपनी के भारत में आगमन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट है कि उन्होंने 1620 में त्रावणकोर में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। अब ये बताइए क्या सही है? तो देखिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी, राइट। और उन्होंने भारत के पूर्वी तट पर तमिलनाडु के त्रावणकोर में 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री बस्ती स्थापित की। उन्होंने फोर्ट डैन्सबर्ग का निर्माण भी किया था। तो एक तरह से बिल्कुल सही है, 1620 में सही है। नेक्स्ट आता है कि श्रीरामपुर उनका प्रमुख व्यापारी केंद्र था। ध्यान दीजिएगा कि बंगाल का श्रीरामपुर डेनिशों का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र था। और यहाँ पे देखा जाए तो उनकी जो बस्ती थी 1755 में स्थापित हुई थी। श्रीरामपुर अपनी मशीनरी कार्यों और प्रिंटिंग प्रेस के लिए बहुत काफी जगह प्रसिद्ध के रूप में माना जाता था। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहा है। तीसरा है कि उन्होंने अपनी सभी बस्तियां फ्रांसीसियों को बेच दी। ये गलत होगा, क्योंकि डेनिश भारत में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाए और अंततः उन्होंने अपनी सभी बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी थी, ना कि फ्रांसीसियों को। तो ये यहाँ पे फ्रांसीसी नहीं अंग्रेजी होना चाहिए था। तो असत्य के रूप में देखा जाए तो केवल 3 यहाँ पर असत्य, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। अगला सवाल यूरोपीय भारतीय कंपनियों के, देखिए क्या कह रहा है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो सही कालानुक्रम के रूप में देखा जाए तो पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर यहाँ पर कह सकते हैं अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, राइट। देखो यहाँ पे एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा है, राइट। फिर उसके बाद डच आते हैं 1602 के आसपास, ये देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद 1608 में हम जानते हैं कि अंग्रेज आते हैं, जो कि कैप्टन हॉकिंस का सूरत आगमन होता है। और 1616 में हम फ्रांसीसियों के बारे में जानते हैं, ऐसे विकल्प, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया।
जैसे कि इसके बाद जो आते हैं वो डेनिस आते हैं, ठीक है, डेनिस आते हैं, डेनिस एक बीच में 1616 में आते हैं। और लास्ट में हम अगर फ्रांसीसियों की बात करें तो 1664 हम जानते हैं इनका पहला कंपनी स्थापित किया गया था। तो इस तरह से कालक्रम के देखा जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक होता है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित था? तो बहुत सिंपल सा है कि ये कलकत्ता में स्थित था। ध्यान में रखिएगा 1700, एक आप ये ईस्वी याद रखिएगा कि 1700 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी का मुख्यालय भी बनाया गया था, जिसके चार्ल्स आयर इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी कंपनी के पतन का मुख्य कारण क्या हुआ? तो फ्रांसीसी कंपनियों के पतन का मुख्य कारण कंपनी का सरकारी स्वरूप, नौसेना का कमजोरी, डुप्ले की वापसी, इन सभी को मिलाकर के देखा जा सकता है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है कि अंबर के युद्ध 1749 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट है कि इसमें डुप्ले ने अनवरुद्दीन को पराजित किया था। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि देखिए कह रहा है कि त्रिपक्षीय गठबंधन फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, चंदा साहब कर्नाटक के नवाब के पद का दावेदार था और मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम पद का दावेदार था। इन्होंने मिलकर के एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया था और अगस्त 1749 में अंबो के मैदान में इस गठबंधन ने कर्नाटक के तत्कालिक नवाब अनवरुद्दीन पर हमला किया और अनवरुद्दीन युद्ध में मारा गया और उसका बेटा मोहम्मद अली भागकर एक स्थान था जिसका नाम था त्रिचिनोपोली में शरण लिया था। तो एक तरह से कह सकते पराजित जो है वो पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आता है कि चंदा साहब और मुजफ्फर जंग ने डुप्ले का साथ दिया था। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर एक तरह से करेक्ट हो जाता है। इस युद्ध ने फ्रांसीसियों की राजनीतिक श्रेष्ठता को सिद्ध किया। इस जीत ने दक्षिण भारत की राजनीति में फ्रांसीसियों के प्रभाव को चरम पर पहुंचा दिया था। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी। अगला सवाल क्या कह रहा है कि पुर्तगालियों ने कोच्चि के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो पुर्तगालियों ने कोच्चि के बाद अपनी राजधानी गोवा को बनाया। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करें। देखो असत्य कथन देखना है तो पहला पॉइंट है कि डच कंपनी का नाम वेरिनिगेड उस्तक इंडिसे कंपनी करके था। तो एक तरह से ये बिल्कुल सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट आता है कि अंग्रेजों ने 1600 में महारानी एलिजाबेथ से चार्टर प्राप्त किया, ये भी सही। डेनिसो ने अपनी मुख्य बस्ती श्रीरामपुर बंगाल में बनाई थी। श्रीरामपुर मतलब श्रीरामपुर कभी कभी लिखता है, कहीं श्रीरामपुर लिखता है, तो दोनों में से ध्यान रखिएगा। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा आता है कि लास्ट मतलब कि फ्रांसीसी कंपनी एक निजी कंपनी थी। अभी ऊपर मैंने बात किया था कि ये सरकारी तरह से नियंत्रित में कंपनी थी, ना कि निजी कंपनी थी। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। कार्टेज सिस्टम का संबंध किससे है? कार्टेज सिस्टम ये पूरी तरह से संबंधित है आपका पुर्तगालियों से, ठीक है, पुर्तगालियों से संबंधित है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि डच्चों के व्यापारिक केंद्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करें। पहला पॉइंट कि मछलीपट्टनम में 1605 में इन्होंने स्थापित किया, चिंसुरा 1653 में और कोचीन 1663 में, यानी सभी के सभी यहाँ पर बिल्कुल सुमिलित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कलकत्ता के 3 गांव सुल्तानाती, कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को किसने दी थी? तो ये जो जमींदारी है वो यहाँ पर अजीम कह सकते हैं, अजीम उस शान, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, अजीम उस शान। अगला सवाल क्या देखने को मिल रहा है कि अंग्रेजों के बंगाल में विस्तार के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है कि शाह शुजा ने 1651 में अंग्रेजों को निशान प्रदान किया था। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1651 में बंगाल के तत्कालिक सूबेदार शाह शुजा मतलब शाहजहां का पुत्र था। अंग्रेजों को एक विशेषाधिकार पत्र दिया था जिसे निशान कहा जाता था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट है कि विलियम हेजेज बंगाल का पहला गवर्नर बना था। देखिए विलियम हेजेज को 1681 में ब्रिटिश व्यापार की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था और वे 1682 में बंगाल के पहले स्वतंत्र ब्रिटिश मतलब गवर्नर बने। तो ये भी करेक्ट है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अजीम उस शान ने अंग्रेजों को 3 गांव की जिम्मेदारी नहीं दी थी। ये मतलब ये बिल्कुल थोड़ा सा मिस्टेक है, नहीं दी थी क्या, ऊपर हमने जस्ट अभी देखा कि 3 गांव इन्होंने दिया था। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। तो कह सकते हैं अगर असत्य देखना है तो असत्य में केवल 3 यहाँ पर असत्य होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? सर्वप्रथम सूरत में अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि वांडीवास के युद्ध 1760 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला पॉइंट कि यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया एक निर्णायक युद्ध था। और वांडीवास हमने बात किया था 22 जनवरी 1760 में, तमिलनाडु में ये वांडीवास है, बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयरकुट कर रहे थे, करेक्ट। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया था। तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाता है। एलासापल की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन, जो कि 1746 से 48 तक था, ये याद रखें। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो यहां पे हमें ध्यान रखना है, करेक्ट होगा ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट है कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ था? डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो है वो बेदरा के युद्ध में 1759, ठीक है, 1759 में। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कंपनी का प्रबंध कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता था, डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 24 सदस्य होते थे जिनका चुनाव प्रति वर्ष कंपनी के शेयर धारकों द्वारा किया जाता था, करेक्ट है। सेकंड है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया था। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। जब 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही चार्टर जारी कर कंपनी को पूर्व के साथ, यानी जो ईस्ट इंडीज है, इनके साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का प्रारंभिक एकाधिकार प्रदान किया था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अच्छा, थर्ड पॉइंट आता है कि कंपनी के सभी शेयरधारक केवल ब्रिटिश राजघराने के सदस्य थे। ये गलत होगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी संयुक्त स्टॉक कंपनी थी। इसके शेयर धारक केवल राजघराने के सदस्य नहीं थे, बल्कि इसमें लंदन के धनी व्यापारी और अन्य निजी निवेशक शामिल थे। तो ये पॉइंट थोड़ा सा गलत है। फर्स्ट और सेकंड सर करेक्ट है। असत्य में देखा जाए तो केवल 3 असत्य, इसलिए ऑप्शन ए हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। तो कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में हमारे पास इतने सारे प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करके जाए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।